संपत्ति प्रबंधक की बात सुनने के बाद अनिकेत ने एक पल सोचा और कहा, चिंता मत करो, मैं अभी प्रेसिडेंट गुप्ता को फ़ोन करता हूँ। चूंकि हमारी कंपनी में किसी के साथ कुछ हुआ है, इसलिए प्रेसिडेंट गुप्ता निश्चित रूप से इसका ध्यान रखेंगे, अनिकेत ने कहा। इसलिए अनिकेत ने जल्दी से सोहन गुप्ता को बुलाया। जब सोहन गुप्ता ने सुना कि उसकी कंपनी के किसी व्यक्ति को पीटा गया है और अब उसे बंद कर दिया गया है, तो वह निश्चित रूप से बहुत क्रोधित हुआ। बिना कुछ कहे उसने सीधे अनिकेत से उस व्यक्ति को उठाने के लिए कहा। आदेश प्राप्त करने के बाद अनिकेत अकेले ही हिरासत केंद्र की ओर चला गया। विवान, अमित और अंकित सभी को हिरासत केंद्र में हिरासत में लिया गया था। उन तीनों के लिए ऐसी जगह में प्रवेश करना पहली बार था और वे सभी बेहद शर्मिंदा दिख रहे थे। उनमें से अमित सबसे अधिक चिंतित था। वो कोने में बैठा हुआ था और बार बार कह रहा था, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। अमित, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होना चाहिए। आखिरकार अंकित बड़ी है और उसकी मानसिकता शांत है। सच में भाई अंकित, क्या तुम सच में ठीक हो? अमित ने हताश होकर पूछा। अंकित ने उसे दिलासा देते हुए कहा, सब ठीक रहेगा, हम बस एक गिरोह की लड़ाई कर रहे हैं, सामान्य परिस्थितियों में जुर्माना ही काफी होगा। अंकित ने जो कहा उसे सुनने के बाद अमित को अंततः राहत महसूस हुई। और वहां विवान के बारे में क्या? जब से उसे हिरासत केंद्र में रखा गया है, वह चुप है और एक शब्द भी नहीं बोला है। अंकित ने विवान को देखा जो कोने में चुप था और धीरे धीरे आगे बढ़ा। विवान, क्या हुआ? क्या तुम्हें चोट लगी है? अंकित की आवाज सुनकर विवान धीरे से मुड़ा और उसकी ओर देखा। मुझे खेद है भाई अंकित, मैं ही वो हूं जिसने आपको इस बार परेशानी में डाला है। अंकित ने शुरू में सोचा कि विवान चुप है क्योंकि वह घायल हो गया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इस वजह से था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो मूर्ख लड़के? तुम कैसे कह सकते हो कि तुम ही हो जिसने मुझे फंसाया है? अगर मैं लड़ने के लिए बाहर नहीं निकलता तो आप और अमित इस तरह की जगह में प्रवेश नहीं करते, विवान ने कहा। अंकित ने मुस्कुराते हुए विवान के कंधे पर थपथपाया और कहा, छोटे विवान, ज्यादा मत सोचो। अगर आज जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे आजीवन कारावास भी हो जाए तो भी मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, क्योंकि एक आदमी को ऐसा ही करना चाहिए। यह आदमी औरत से अलग है। कभी कभी जब कोई रास्ता नहीं बचता तो वह बस एक हार्ड स्क्रीन का इस्तेमाल करता है, ठीक आज की तरह। अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकित की बात सुनने के बाद विवान को आखिरकार बेहतर महसूस हुआ। वो थोड़ा चिंतित था कि अंकित और अमित इस मामले के लिए उसे दोषी ठहराएंगे, लेकिन अब विवान को बहुत राहत महसूस हुई। विवान, क्या आपने पहले भी इसका अभ्यास किया है? अंकित विवान के बगल में बैठ गया, पलकें झपकाते हुए विवान को देखा। विवान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। कभी अभ्यास नहीं किया है? तुम लड़ाई में इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? अंकित थोड़ा हैरान हुआ। आखिरकार विवान ने आज अकेले ही कई युवकों को गिरा दिया और अंत में सबसे मजबूत और सबसे मांसल आदमी भी नीचे गिर गया। अगर एक साधारण व्यक्ति में ये क्षमता होती तो वह ऐसा कैसे कर सकता था? इससे अंकित आश्चर्यचकित हो गया। विवान ने एक पल सोचा और कहा, वास्तव में मुझे भी नहीं पता। बात बस इतनी है कि इस समय के दौरान मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में एक अकथनीय शक्ति है, जैसे कि मैं उसे बाहर निकालना चाहता हूँ। रहस्यमयी शक्ति? अंकित ने कुछ बार पलकें झपकाईं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। विवान ने अपने पेट की ओर इशारा करते हुए अंकित से कहा, भाई अंकित, क्या तुम इसे देख रहे हो? ये यही है, मेरे पेट में ऊर्जा की एक धारा बह रही है। जब भी मैं इस ऊर्जा को जमा करता हूँ तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी ताकत अचानक कई गुना बढ़ गई है। वास्तव में मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। अंकित ने विवान को देखा और उसे लगा कि विवान मजाक कर रहा है जब उसने पूछा, क्या ये सच है? भाई अंकित, तुम्हें विश्वास नहीं है? अंकित ने अपना सिर हिलाया और कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे सचमुच इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। अंकित की अविश्वास भरी बातें सुनकर विवान जमीन से उठ खड़ा हुआ। भाई अंकित, मैं तुम्हें एक प्रयोग दूंगा और तुम्हें पता चल जाएगा। ये कहते हुए विवान ने चारों ओर देखा और अंततः अपनी नजरें दीवार के एक कोने पर टिका दीं। हिरासत केंद्र का ये छोटा सा घर शायद बहुत पुराना है और अंदर की दीवारें सिर्फ सफेद चूने से रंगी हुई हैं। विवान तेजी से वहां गया। अंकित ने असमंजस में विवान को देखा। उसके बगल में खड़ा अमित भी खड़ा हो गया। उसे नहीं पता था कि विवान क्या करने वाला है। विवान ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं, अंकित और अमित को देखा, मुस्कुराया और कहा, भाई अंकित, अमित, आपने इसे स्पष्ट रूप से देखा है। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अचानक ठंडी दीवार पर जोर से मुक्का मारा। प्रचंड शक्ति ने तेज धमाके के साथ ठंडी दीवार को भेद दिया। विवान ने अपने शरीर में संचित ऊर्जा का उपयोग करके मूल रूप से बरकरार दीवार पर एक मुक्का मारा, जिससे दीवार में एक बड़ा मुट्ठी के आकार का छेद गहरा हो गया। उस पर लगा सूखा चूना परत दर परत टूटकर गिर गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह मुक्का कितना शक्तिशाली है।
अंकित और अमित ने जो कुछ देखा उससे वे लगभग अचंभित रह गए और पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। अमित और अंकित अविश्वास में भागे, अपने हाथों से अवतल दीवार को छुआ और दंग रह गए। फिर उन्होंने विवान की मुट्ठी पकड़ ली और एक नज़र डाली। हे भगवान, आपकी मुट्ठी इतनी शक्तिशाली है। अंकित और अमित ने आश्चर्य से विवान को देखा, अवाक। विवान मुस्कुराया और सिर हिलाया। वास्तव में मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मेरे पेट में यह ऊर्जा हाल ही में अचानक प्रकट हुई है, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। अमित और अंकित ने एक दूसरे को देखा, फिर विवान की ओर देखा और कहा, अगर हमने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो हम सचमुच सोचते कि आप किसी काल्पनिक उपन्यास के बारे में बात कर रहे हैं। विवान हंसा। हालांकि अमित और अंकित ने विवान के बदलाव के लिए सम्मान महसूस किया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि विवान उनके जैसा एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन पहली नज़र में ये लड़का उनसे अलग था और एक साधारण व्यक्ति नहीं था। लेकिन इससे उनके बीच के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ता। जब वे भ्रमित और हतप्रभ होकर हिरासत केंद्र में बंद थे, तभी ठंडे गलियारे से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही आवाज़ आई, विवान और अन्य लोग तुरंत जमीन से उठ खड़े हुए। तभी मैंने एक वर्दीधारी पुलिस अधिकारी को गलियारे में चलते देखा। फिर उसने विवान और अन्य लोगों को ठंडी निगाह से देखा, धीरे से अपनी कमर से ठंडी चाबी निकाली और लोहे का दरवाजा खोला। तुम तीनों बाहर आओ। विवान और अन्य सभी थोड़े स्तब्ध थे। फिर आपने मेरी ओर देखा, मैंने आपकी ओर देखा और हिरासत केंद्र के लोहे के गेट से बाहर चले गए। फिर वे तीनों अपने आगे वाले व्यक्ति के पीछे पीछे बाहर चले गए। बेशक उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है और वे जिज्ञासा और भय के साथ आगे बढ़ गए। अमित अभी भी पीछे से विवान से फुसफुसा रहा था, क्या हो रहा है? क्या हमें सजा सुनाई जाएगी? असंभव, विवान ने कहा। हालांकि उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, फिर भी वो स्थिति के बारे में आश्वस्त था। क्या ये सिर्फ एक गिरोह की लड़ाई नहीं है? जरूरी नहीं। जब वे लॉबी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंदर बहुत सारे लोग थे। उनमें से ज्यादातर वहां काम कर रहे थे और उनमें से किसी ने भी उन तीनों की तरफ देखने के लिए अपनी आंखें तक नहीं खोलीं। और वहां एक चोर जो अभी अभी पकड़ा गया था, अपने हाथों में ठंडी हथकड़ियां लगाए अभी भी बैठा था। जब विवान और उसके साथी सुरक्षा गार्ड के पीछे गए तो उन्होंने देखा कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति उनसे कह रहा है, यहाँ हस्ताक्षर करें और आप जा सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, विवान, अंकित और अन्य तीन सभी दंग रह गए। आह, अमित ने उदास होकर कहा, कंपनी ने तुम्हें बचा लिया है, अब तुम ठीक हो। पुलिस इंस्पेक्टर ने विवान और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा। अपनी बात समाप्त करने के बाद अंकित को अचानक एहसास हुआ कि यह कंपनी ही थी जिसने उन्हें बचाया था और वह तुरंत उत्साहित हो गया। आओ और इस पर हस्ताक्षर करो। फिर एक दस्तावेज सौंपा गया और विवान और अन्य लोगों ने जल्दी से एक एक करके उस पर अपने हस्ताक्षर किए। आप अब जा सकते हैं। इतना कहने के बाद वह उनकी उपेक्षा करके अंदर चला गया। विवान और अन्य लोग इतने उत्साहित थे कि वे जल्दी से बाहर चले गए। हिरासत केंद्र से बाहर निकलते हुए, बाहर फिर से सूरज को देखते हुए, ताज़ी हवा में सांस लेते हुए, मैंने अपने दिल में अभूतपूर्व उत्साह और उमंग महसूस किया। वाह, कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं कि जेल नरक है। ये सच लगता है। मैं इस जगह पर नहीं जाना चाहता, भले ही मैं मर जाऊं, अमित ने कहा। अंकित ने भी हंसते हुए कहा, हाँ, भविष्य में इस तरह के स्थानों पर कम ध्यान देना हमारे लिए बेहतर होगा। वे तीनों बातें करते और हंसते हुए हिरासत केंद्र से बाहर चले गए। हिरासत केंद्र के बाहर एक कार खड़ी थी और चश्मा पहने एक शिष्ट व्यक्ति कार के सामने खड़ा होकर चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा था। जब उसने विवान और अन्य तीन को बाहर आते देखा तो उसने अपना शरीर थोड़ा हिलाया। इस तरफ खड़े अंकित ने एक नज़र में ही पहचान लिया कि वो व्यक्ति कौन था। क्या ये हमारे बॉस का निजी अंगरक्षक नहीं है? अनिकेत। अंकित ने एक नज़र में अनिकेत को देखा। जैसे ही उसने यह बात कही, विवान और अमित भी इधर देखने लगे। अमित ने अनिकेत को ईर्ष्या से देखा, लेकिन विवान के बारे में क्या? पूरा व्यक्ति स्तब्ध रह गया। क्या यह वही है? यह निश्चित रूप से वही है। विवान को अचानक अपने दिल की गहराइयों से गुस्से का उफान उठता हुआ महसूस हुआ। अंकित और अमित विवान की अजीब अभिव्यक्ति को देखकर थोड़ा स्तब्ध रह गए और पूछा, क्या हुआ विवान, क्या आप अनिकेत को जानते हैं? विवान ने अनिकेत को गौर से देखा। बेशक मैं उसे जानता हूँ। भले ही वह राख में बदल जाए, फिर भी मैं उसे पहचान लूंगा। उसकी आवाज में गुस्से का भाव था। कोई रास्ता नहीं था। पिछली बार अनिकेत ने विवान को 3 बार जमीन पर गिरा दिया था। विवान इस नफरत को कैसे भूल सकता था? अंकित और अमित दंग रह गए। विवान, हमें जरूर अनिकेत ने बचाया होगा। अनिकेत हमारे गुप्ता कॉर्पोरेशन के सीईओ का निजी अंगरक्षक है। अंकित ने कहा कि जब वे बात कर रहे थे तो अनिकेत ने विवान को भी देखा। हालांकि विवान का चेहरा थोड़ा सूजा हुआ था और उसने फटी हुई नीली सुरक्षा वर्दी पहन रखी थी, लेकिन अनिकेत ने उसे एक नज़र में पहचान लिया कि वह वही आदमी है जिसने कुछ समय पहले सबसे बड़ी महिला की रक्षा करने की पूरी कोशिश की थी।
मैं ये सोचे बिना नहीं रह सका। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैं पहली बार इस आदमी को ढूंढने गया था तो मुझे यह नहीं मिला। पता चला कि वो मिस्टर गुप्ता की कंपनी में एक छोटे से सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था। हालांकि विवान को अनिकेत से दुश्मनी थी, लेकिन उसके लिए इस समय गुस्सा करना उचित नहीं था। वो अंकित और अमित का पीछा करते हुए अनिकेत की ओर चल पड़ा। मिस्टर अनिकेत, अंकित ने जियाओ अनिकेत की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि अनिकेत मिस्टर गुप्ता का अंगरक्षक है, लेकिन कंपनी के लोगों की नज़र में वे सभी उसे मिस्टर अनिकेत कहते हैं क्योंकि कंपनी में उसका नाम है। अनिकेत ने प्रतीकात्मक रूप से अपने सुनहरे रिम वाले चश्मे को ठीक किया और विवान पर अपनी नज़रें टिका दी। दूसरी ओर विवान भी अपनी आंखें चौड़ी करके और अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद करके अनिकेत को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो दोनों में लड़ाई शुरू होने वाली है। अंकित और उनके बगल में बैठे अमित इतने ध्यान में थे कि उन्होंने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। अमित ने चुपचाप विवान के कपड़े भी खींच लिए, इस डर से कि कहीं वो परेशानी खड़ी न कर दे। क्या आप ठीक हैं? अनिकेत ने उनकी ओर देखा और चिंता से पूछा। अंकित और अमित ने राहत की सांस ली जब उन्होंने अनिकेत को ये कहते सुना। अंकित तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, श्री अनिकेत, आपको व्यक्तिगत रूप से यहाँ आने के लिए परेशान करने के लिए मुझे सचमुच खेद है। अनिकेत ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि आप सभी ठीक हैं। मुझे इस मामले के बारे में पहले से ही सब कुछ पता है। मैं उन युवा रेसेस के साथ हिसाब किताब निपटाने के लिए वापस आऊँगा। इस तरह आप बिना किसी चिंता के काम पर वापस जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अनिकेत और मिस्टर गुप्ता, अंकित ने झुकते हुए कहा और अमित भी झुक गया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि कंपनी उन्हें झगड़े के लिए नौकरी से निकाल देगी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा वे वास्तव में आभारी हैं कि कंपनी उनकी रक्षा कर रही है। हालांकि दूसरी तरफ विवान को इन चीज़ों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो एक विशेष रूप से प्रतिशोधी व्यक्ति है और अब भी वो अपने सामने अनिकेत से नफरत करता है। कार में बैठो, मैं तुम्हें कंपनी तक ले चलूंगा। जैसे ही अनिकेत बोल रहा था वह उसके बगल में खड़ी मर्सिडीज बेंज में बैठ गया। उनके सामने बैठे अंकित और अमित इतने भाग्यशाली थे कि उन्हें मर्सिडीज बेंज कार में सवारी करने का अवसर मिला, इसलिए उन्होंने सिर हिलाया और कार में बैठ गए। विवान कार में नहीं बैठना चाहता था, लेकिन अमित ने उसे कार में खींच लिया। कार में बैठने के बाद विवान थोड़ा उदास हो गया और अनिकेत, जो आगे गाड़ी चला रहा था, ने एक शब्द भी नहीं कहा। विवान के बारे में तो उसने ऐसा दिखावा किया कि वो उसे नहीं जानता। उसने पिछली घटना का जिक्र नहीं किया और न ही कुछ और कहा। वो तेजी से गुप्ता के एंटरप्राइज की ओर चला गया। जल्द ही मर्सिडीज बेंज गुप्ता के उद्यम के प्रवेश द्वार के सामने रुकी। अनिकेत द्वारा उन्हें वहां ले जाने के बाद अंकित और अन्य लोग कार से बाहर निकले, उसे धन्यवाद दिया और छात्रावास की ओर चल दिए। शुरू में विवान अनिकेत को जाने देने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक था, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा, क्योंकि वह किसी और की कंपनी में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था, तो उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उनके जाने के बाद अनिकेत की नज़र धीरे धीरे विवान पर पड़ी। उसने जल्दी से अपना सेल फोन निकाला और फोन किया। नमस्ते मिस्टर गुप्ता, मामला निपट गया है। मैं अपनी कंपनी के 3 सुरक्षा गार्डों को हिरासत केंद्र से बाहर ले आया हूं। फोन का जवाब देने वाले सोहन गुप्ता ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, हाँ मिस्टर गुप्ता, मुझे आपसे कुछ कहना है, अनिकेत ने अचानक कहा। सोहन गुप्ता, जो फोन रखने ही वाला था, ने फिर से फोन कान पर लगाया। क्या बात है? क्या यह वही आदमी है जिसने कुछ दिन पहले युवती को बचाने की पूरी कोशिश की थी? अनिकेत ने कहा। सोहन गुप्ता थोड़ा हैरान हुआ। उसे? क्या तुमने नहीं बताया था कि पिछली बार जब तुम उससे मिलने गई थी तो वह आदमी पहले ही किराए का घर छोड़ चुका था? सोहन गुप्ता ने कहा। ये पता चला कि चूंकि पिछली बार अनिकेत ने गलती से विवान को घायल कर दिया था, इसलिए अनिकेत विशेष रूप से उस जगह गया था जहां विवान ने किराए पर घर लिया था ताकि विवान को इलाज के लिए अस्पताल ले जा सके। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जब अनिकेत वहां पहुंचा तो विवान पहले ही घर छोड़ चुका था और एक छोटे से सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने के लिए गुप्ता के उद्यम में आ गया था। तो पिछली बार अनिकेत को विवान नहीं मिला था। विवान के बारे में क्या? सोहन गुप्ता सिर्फ गुप्ता आयुषी का आभारी था। आखिरकार एक अजनबी उसकी बेटी की रक्षा करने को तैयार था। सिर्फ इसी कारण से सोहन गुप्ता को उसे कुछ पैसे देने चाहिए। सोहन गुप्ता के ये कहने के बाद अनिकेत ने कहा, बॉस गुप्ता, मैंने आज उस आदमी को देखा और वह हमारी कंपनी की लड़ाई में सुरक्षा गार्ड है। वो मेरी कंपनी में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है? सोहन गुप्ता थोड़ा हैरान था। खैर, आप देख सकते हैं कि वो अभी अभी ग्रामीण क्षेत्र से आया है, अनिकेत ने कहा। इसके अलावा श्री गुप्ता, मैंने संपत्ति प्रबंधन कर्मचारियों से पूछा और इस लड़ाई का मुख्य कारण वही था। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले हमारी कंपनी के एक पुराने सुरक्षा गार्ड को तेज गति से गाड़ी चलाने वाले गुंडों के एक समूह ने धमकाया था,
इसलिए वह मदद करने के लिए बाहर आया और कुछ युवकों की पिटाई कर दी। फिर इस बार युवकों ने उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए 1 दर्जन लोगों को ढूंढ लिया। लेकिन यह आदमी बहुत निर्दयी है। मैंने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लोगों से सुना है कि इस आदमी ने अकेले ही 1 दर्जन से ज्यादा युवकों से लड़ाई की और उनमें से कई को गिरा दिया। उसके बारे में क्या? उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। अनिकेत की आवाज में कुछ प्रशंसा भरी हुई सुनी जा सकती थी। जब सोहन गुप्ता ने अनिकेत को ये कहते सुना तो वह थोड़ा चौंका। सच? आपने जो कहा उसके अनुसार वो बच्चा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है? अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि यह बच्चा निश्चित रूप से एक आशाजनक प्रतिभा है। सोहन गुप्ता कुछ भी कहे बिना एक पल के लिए रुक गया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है, अभी उसके बारे में चिंता मत करो। वैसे भी हम भविष्य में जान लेंगे कि वह मेरी कंपनी में कीड़ा है या ड्रैगन। लेकिन मुझे जाकर अपनी जिद्दी लड़की को बताना होगा कि यह लड़का ठीक है, अन्यथा लड़की अभी भी तुमसे नफरत करेगी। हाँ, ये पता चला है कि जब से अनिकेत ने पिछली बार विवान को हराया था, तब से आयुषी अनिकेत के प्रति बेहद क्रूर हो गई है। अनिकेत को ये बात पता थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मिस्टर गुप्ता। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। अनिकेत ने और कुछ नहीं कहा। वो कार में बैठ गया और तेजी से बाहर सड़क की ओर चला गया। जहां तक सोहन गुप्ता का सवाल है, तो फोन रखने के बाद वह चेहरे पर मुस्कान लिए तेजी से अपनी बेटी के कमरे की ओर चला गया। ट्यूलिप की खुशबू से महकते शानदार राजकुमारी कक्ष में आयुषी नर्म सिमंस बिस्तर पर लेटी हुई थी, अपने लैपटॉप के साथ खेल रही थी और इंटरनेट पर सर्फिंग कर रही थी। आयुषी, पिताजी के पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। अंदर चलते हुए सोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने पिता की आवाज सुनकर आयुषी तुरंत बिस्तर से उठ बैठी और बादाम के आकार की आंखों से अपने पिता को देखने लगी। असली? सोहन गुप्ता ने हंसते हुए कहा, बेशक ये सच है। आयुषी ने अपनी चमकीली आंखें झपकाईं और अपने पिता की ओर देखा, जो उनकी तथाकथित खुशखबरी सुन रहे थे। आयुषी, जिस आदमी ने पिछली बार तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, उसे आखिरकार पिताजी ने ढूंढ लिया है। जैसे ही सोहन गुप्ता ने ये कहा, आयुषी तुरंत बिस्तर से कूद गई। पिताजी, क्या ये सच है? आपने मुझसे झूठ नहीं बोला? आयुषी ने उत्साह से पूछा, जैसे उसे मुर्गे के खून का इंजेक्शन दिया गया हो। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर सोहन गुप्ता थोड़ा मुस्कुराया। बेशक ये सच है। पिताजी ने तुमसे कभी झूठ कब बोला है? वो कहाँ है? क्या वो गंभीर रूप से घायल है? अनिकेत द्वारा इस तरह पीटे जाने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया होगा, आयुषी ने चिंतित होकर कहा। सोहन गुप्ता ने हंसते हुए कहा, मूर्ख बेटी, तुमने उसे बहुत कम आंका। मैं तुम्हें बता दूं, वो लड़का अब ठीक है। आह, यह अच्छा है। मैं तो डर के मारे मर ही गई थी। मुझे लगा कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। आयुषी को आखिरकार राहत महसूस हुई। वैसे आयुषी, तुम उस लड़के को कैसे जानती हो? सोहन गुप्ता ने पूछा। आयुषी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। पिताजी, वो अब कहाँ है? आयुषी ने जल्दी से सोहन गुप्ता की ओर देखा और पूछा। सोहन गुप्ता ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। तुम उससे इतनी उत्सुकता से क्यों पूछ रहे हो? क्या वो देहात का एक गरीब लड़का नहीं है? पिताजी, आप समझ नहीं रहे हैं। वो बेचारा लड़का बहुत मजाकिया है। जब मैं उसके साथ थी तो उसे लगा कि मैं भी उसकी तरह एक कंगाल हूँ। उसने यहाँ तक कहा कि आईफोन 17 नकली है। ये सुनकर मेरी हंसी फूट पड़ी। उस समय की स्थिति के बारे में सोचकर आयुषी हंसे बिना नहीं रह सकी। सोहन गुप्ता ने शुरू में सोचा था कि गरीब लड़का आयुषी गुप्ता की पहचान के कारण जानबूझकर उसकी बेटी से संपर्क कर रहा था, लेकिन आयुषी ने जो कहा उसे सुनने के बाद ऐसा लगा कि वह जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, सच में? पिताजी, मुझे जल्दी बताओ, वह कहाँ है? आयुषी ने सोहन गुप्ता का बड़ा हाथ पकड़ लिया और छेड़खानी से कहा। सोहन गुप्ता के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसकी प्यारी बेटी को ये चाल चलनी थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पिताजी ने कहा। सोहन गुप्ता ने कहा। आयुषी, तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि वह लड़का गुप्ता के उद्यम के सामने सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करेगा? सोहन गुप्ता ने हंसते हुए कहा। क्या, एक कंपनी में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करना? आयुषी अवाक रह गई। हाँ, सोहन गुप्ता ने कहा। आयुषी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। वह वास्तव में आपकी कंपनी में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है? मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। आयुषी यह कहकर बाहर भाग गई। आयुषी, तुम कहाँ जा रही हो? सोहन गुप्ता दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी वास्तव में एक गरीब लड़के को खोजने जाएगी जो उसकी कंपनी में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था। आयुषी बिना पीछे देखे तेजी से नीचे चली गई और बोली, पिताजी, मैं कंपनी जा रही हूँ, उसे ढूंढने। हिरासत केंद्र से बाहर आने के बाद से विवान उदास है। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस व्यक्ति ने उन्हें बचाया वह उनका पूर्व शत्रु होगा।
विशेषकर जब उसने आयुषी के बारे में सोचा जिसने उसके साथ चालें चली थीं, तो वो और भी अधिक क्रोधित हो गया। अरे यार, पता चला कि यह आदमी मैनेजर है और मेरा प्रभारी है। धिक्कार है। क्या ये सिर्फ इतना नहीं है कि वह अमीर है? अमीर होने में इतनी बड़ी बात क्या है? विवान बाथरूम में जोर जोर से गालियां दे रहा था और नहाने के बाद वह बाथरूम से नंगा ही बाहर आया। लड़ाई के बाद विवान की आंखें अभी भी थोड़ी सूजी हुई थीं। वापस लौटने के बाद उसने उन्हें रगड़ने के लिए अमित के कुसुम तेल का इस्तेमाल किया। उसके पैरों के कुछ हिस्से भी खरोंच गए थे। विवान, अभी तुम्हें क्या हुआ? तुमने मिस्टर अनिकेत के चेहरे पर वो भाव क्यों देखा? ऐसा लग रहा था जैसे उसे तुमसे कोई शिकायत थी। अमित ने नाखून काटने वाली मशीन से अपने पैर की उंगलियां काटते हुए विवान से कहा। अंकित, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था, पलटा और विवान को देखा और पूछा, अमित सही कह रहा है? विवान, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम मिस्टर अनिकेत को जानते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी में मिस्टर अनिकेत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो हमारे बॉस के सामने एक बड़ा शख्स है। जब विवान ने उन्हें ये कहते सुना तो उसने नाक बांध सिकोड़ते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है कि वह मिस्टर अनिकेत है या नहीं, वह बॉस के सामने एक बड़ा शख्स है, उसे मेरी परवाह क्यों करनी चाहिए? विवान ने जो कहा उसे सुनकर अमित और अंकित कुछ हद तक स्तब्ध रह गए। विवान, क्या हो रहा है? क्या तुम हमें बता सकते हो? हाँ। इसके बारे में सोचने के बाद विवान ने आह भरने से खुद को नहीं रोका। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि श्री अनिकेत के साथ गलतफहमी हो गई थी, जिन्होंने हमें आज सुबह वापस भेज दिया था। क्या तुम सच में मिस्टर अनिकेत को जानते हो? अमित ने अपनी आंखों में संदेह के साथ कहा। अंकित भी बहुत हैरान था और उसने विवान की ओर देखा। विवान असहाय होकर मुस्कुराया, ओह, चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ये कहने के बाद विवान धीरे से छोटे लोहे के बिस्तर पर लेट गया और चुपचाप अपनी चिंताओं के बारे में सोचने लगा। हालांकि वह हमेशा आयुषी और अनिकेत से परेशान रहता था, लेकिन उसने अपने शरीर में होने वाले अजीब बदलावों को लेकर अभूतपूर्व उत्साह महसूस किया। अब उस घटिया किताब को पढ़ने की वजह से मेरा शरीर और भी मजबूत हो गया है। मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए और उस घटिया किताब का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। मुंबई की सड़कों पर एक चमकदार लाल लोट्स कार स्पोर्ट्स कार तेजी से गुप्ता एंटरप्राइजेस की ओर बढ़ रही थी। दुनिया में इस सीमित संस्करण लोट्स कार को चलाने वाली एक सुंदर और उत्तम लड़की है। बेशक वो कोई और नहीं बल्कि गुप्ता कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष की बेटी आयुषी गुप्ता थी। लोट्स कार जंगली घोड़े की तरह दौड़ रही थी। कार के अंदर तेज हवा से आयुषी गुप्ता के काले बाल उड़ रहे थे। उसने एक चमकदार लाल पोशाक पहनी हुई थी जो पूरी कार से बहुत अच्छी तरह मेल खा रही थी, आकर्षक और सेक्सी। जहां तक उसकी बात है, वह अपने दिल में चिंता और उत्तेजना की भावना लिए कार में बैठी थी। उसे बस यही चिंता थी कि कहीं वो लड़का उससे नाराज न हो जाए। आखिरकार आयुषी के पास उस समय उसे धोखा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि यह मजबूरी में था, लेकिन लोगों को धोखा देना कभी भी अच्छा नहीं होता। विशेषकर जब उसने उस लड़के की आंखों से फूटते गुस्से के बारे में सोचा, जब उसने उस पर उग्रता से बाहर निकल जाओ शब्द बोला था, तो आयुषी थोड़ी चिंतित हो गई। लेकिन फिर भी उसने अपने दांत पीस लिए और लोट्स कारों को तेजी से गुप्ता के एंटरप्राइज की ओर ले गई। जल्द ही लोट्स कार्स गुप्ता स एंटरप्राइज के चौराहे पर पहुंच गया। कार चौक में रुकी। आयुषी ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। अमित, जो पार्किंग स्थल के सुरक्षा कक्ष में था, जब उसने आयुषी को कार से बाहर निकलते देखा तो दंग रह गया। मुझे याद है कि जब पिछले साल गुप्ता एंटरप्राइज ने अपनी वार्षिक बैठक आयोजित की थी, तो सबसे बड़ी महिला एक बार बैठक में आई थी। उस समय इसने पूरी कंपनी में हजारों लोगों की जय जयकार की थी और अमित को भी गुप्ता एंटरप्राइज की सबसे बड़ी महिला का सुंदर चेहरा अच्छी तरह से याद था। उसने अपनी आंखें झपकाईं और ध्यान से देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह गुप्ता कॉर्पोरेशन की सबसे बड़ी बेटी आयुषी गुप्ता थी। अमित जल्दी से बाहर भागा और आयुषी गुप्ता के सामने झुका। मिस, आप सबसे बड़ी महिला हैं। आवाज उत्साह और उमंग से भरी हुई थी। आयुषी गुप्ता ने अमित की ओर देखा और पूछा, क्या आप यहाँ सुरक्षा गार्ड हैं? अमित ने जल्दी से सिर हिलाया। उसकी गर्दन लगभग टूट गई और कहा, हाँ, मैं हूँ। क्या विवान यहाँ है? आयुषी गुप्ता ने आगे बढ़कर पूछा। जब अमित ने अचानक विवान का नाम सुना तो वो दंग रह गया। विवान? उसने कभी नहीं सोचा होगा कि गुप्ता कॉर्पोरेशन की सबसे बड़ी बेटी एक छोटे सुरक्षा गार्ड को काम पर रखेगी और वो सुरक्षा गार्ड विवान के साथ एक ही चारपाई पर सोएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या विवान यहाँ है? आयुषी गुप्ता ने सवाल दोहराया। अमित की हिचकिचाहट से काफी निराश महसूस कर रही थी। हाँ, विवान छात्रावास में है, अमित ने आगे बढ़कर कहा। उसे बाहर बुलाओ, आयुषी ने कहा। सबसे बड़ी महिला की बात सुनकर अमित ने जल्दी से सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में नुकसान की भावना महसूस हुई। सबसे बड़ी महिला ने अचानक विवान की तलाश क्यों की? तुम मुझे क्यों नहीं ढूंढ सकते?
हालांकि उसने अपने दिल में ऐसा सोचा, फिर भी वो दौड़ता हुआ छात्रावास की ओर चला गया और दौड़ते हुए चिल्लाया, विवान, विवान, जल्दी से बाहर आओ। विवान, जो छात्रावास में टूटी हुई किताब पढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, ने दूर से अमित की भेड़िए जैसी चीख सुनी। विवान ने धीरे से किताब बंद की और उसे अपने तकिए के नीचे छिपा दिया, फिर अपने जूते पहने और अमित का इंतजार करने लगा। अमित हाँफते हुए छात्रावास में भागा और विवान को पकड़ लिया। विवान, तुम कौन हो? विवान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि अमित उसे गाय की तरह पकड़ रहा था और वह थोड़ा सा भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। क्या गलत? अमित ने अपना हाथ नीचे रखा, अपनी छाती थपथपाई और चिल्लाया, अरे, वह युवती अचानक तुमसे मिलने क्यों आई? मैं बहुत उलझन में हूँ। ओह मिस, वो मिस। विवान को नहीं पता था कि क्या हो रहा था। हालांकि अमित ने ईर्ष्या से विवान को घूरते हुए कहा, तुम कमीने, क्या तुम अभी भी मेरे सामने बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रहे हो? मिस, क्या वो कोई और युवती भी हो सकती है? हमारी गुप्ता कॉर्पोरेशन की युवती के अलावा वो और कौन हो सकती है? अमित ने ईर्ष्या भरी आवाज में कहा। हाँ, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ तो उसे ईर्ष्या होगी। गुप्ता के उद्यम की सबसे बड़ी बेटी अचानक एक सुरक्षा गार्ड की तलाश में आई और यह सुरक्षा गार्ड केवल कुछ दिनों के लिए एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था। अमित, जो एक सुरक्षा गार्ड भी है, को सबसे बड़ी बेटी ने क्यों नहीं खोजा? इसके अलावा गुप्ता एंटरप्राइज में 100 से अधिक सुरक्षा गार्ड हैं, तो उन्होंने विवान को क्यों चुना? लेकिन विवान उदास था। यह ऐसा था जैसे लेटे लेटे गोली मार दी गई हो। गुप्ता कॉर्पोरेशन की सबसे बड़ी बेटी? क्या वह हमारी कंपनी के बॉस की बेटी हो सकती है? विवान दंग रह गया। बेशक ये है, अमित ने कहा। विवान को झटका लगा, मानो उसने कोई शक्तिशाली गोली खा ली हो। मैं उसे नहीं जानता, विवान ने कहा। अमित ने विवान की ओर आंखें घुमाते हुए कहा, नाटक करना बंद करो। युवती ने विशेष रूप से तुम्हारा नाम पूछा था और तुमने खुद को नहीं पहचाना? क्या तुम मजाक कर रहे हो? विवान को बहुत दुख हुआ। मैं वास्तव में किसी भी युवती को नहीं जानता। मैं मुंबई में केवल 1 महीने से भी कम समय से हूँ। मैं किसी युवती को कैसे जान सकता हूँ? वह कैसे सोच सकता था कि मुंबई शहर में पहुंचते ही जिस छोटी दुश्मन से उसकी मुलाकात हुई, वह गुप्ता कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष की प्यारी बेटी और गुप्ता कॉर्पोरेशन की सबसे बड़ी बेटी थी। विवान थोड़ी उलझन और झिझक के साथ छात्रावास से बाहर आया। उसने एक देहाती सुरक्षा वर्दी पहन ली और बाहर चला गया। जब वो बाहर आया तो विवान ने तुरंत खूबसूरत महिला आयुषी गुप्ता को देखा, जो शानदार लाल लोट्स कार स्पोर्ट्स कार के बगल में खड़ी थी। सच कहें तो जब विवान ने पहली बार आयुषी गुप्ता को देखा तो उसने उसे पहचानने की हिम्मत नहीं की और उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। हे भगवान, यह वो क्यों है? क्या यह वही लड़की है जिसने मुझे तब बेवकूफ़ बनाया था जब मैं पहली बार मुंबई आया था? उसी समय वो आश्चर्य से दंग रह गया। वो गुप्ता कॉर्पोरेशन की बेटी थी, चेयरमैन की बेटी, और वो उस कंपनी के बॉस की बेटी है जिसके लिए वह काम करता है। ये कितनी हास्यास्पद बात है। और वहां पर आयुषी गुप्ता ने भी निश्चित रूप से इस समय विवान को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वह उसकी ओर देख रही थी। अरे सुंदर आदमी, क्या तुम्हें मैं याद हूं? आयुषी मुस्कुराते हुए दौड़ी, एक छोटी गौरैया की तरह खुश, जैसे कि वह विवान को देखकर बहुत खुश थी। और विवान के बारे में क्या? वहीं निश्चल खड़े रहे। उसकी आंखें आश्चर्य और विस्मय से भरी हुई थीं और अचानक क्रोध की लहर उठ खड़ी हुई। उसके पास कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पिछली बार जब उसे धोखा दिया गया था तब की याद अभी भी विवान के दिमाग में थी। क्या हुआ? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? यह मैं हूं, आयुषी गुप्ता ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। जब वो बोल चुकी तो विवान ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। वो बस पलट कर चला गया। इससे आयुषी उलझन में पड़ गई। आप क्या कर रहे हो? नमस्ते। उसके शब्द दर शब्द विवान के कानों तक पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य से विवान, जो गधे की तरह जिद्दी था, ने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया और पीछे देखे बिना आगे बढ़ना जारी रखा। गुप्ता परिवार की सबसे बड़ी बेटी को पहली बार इतनी बेरुखी से नकार दिया गया था। वह शर्मिंदा महसूस कर रही थी और उसका चेहरा गुस्से से जल रहा था। मिस्टर विवान, यहीं रुक जाइए। आयुषी गुप्ता के मुंह से गुस्से से भरी दहाड़ निकली, जो अब इसे सहन नहीं कर सकती थी। आयुषी गुप्ता का सुंदर चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया और वह आंखों में आंसू भरकर विवान पर चिल्लाई। आश्चर्य की बात यह है कि इस बार विवान वहीं खड़ा था। फिर वह रुका, धीरे से घूमा और आयुषी गुप्ता को घृणा से देखा। मिस, क्या ये दिलचस्प है? क्या तुम्हारे जैसे अमीर लोगों के लिए मेरे जैसे आम लोगों के साथ छल करना मज़ेदार है? मैं तुम्हें बता दूं, लड़की, भले ही तुम अमीर हो और तुम गुप्ता कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष की बेटी हो, तुम बहुत दूर नहीं जा सकती। हाँ, मैं गरीब पैदा हुई थी और मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, लेकिन कम से कम मैं अभी भी एक आत्मसम्मान और निचली रेखा वाला व्यक्ति हूँ। मिस, अब मैं जिम्मेदारी से आपसे एक शब्द कह सकता हूँ, दफा हो जाइए। आवाज ठंडी और शक्तिशाली थी,
और जब यह उस आदमी के मुंह से निकली तो आयुषी इतनी क्रोधित हुई कि उसका पेट लगभग फट गया। वो उसे इतना बताना चाहती थी कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था और उसने अन्य कारणों से अपनी पहचान छिपाई थी। लेकिन आयुषी, जो बचपन से ही बहुत मजबूत आत्मसम्मान और जिद्दी स्वभाव की थी, रोने और समझाने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसे भी गुस्सा आ गया। तुम कमीने, आयुषी ने जोर से गाली दी, उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। विवान ने अचानक आयुषी को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम किसे डांट रही हो? अगर हिम्मत है तो उसे फिर से डांटो। उसने अपनी मुठ्ठियां कस लीं, मानो वो आयुषी को मारने वाला हो। आयुषी उससे डरती नहीं है। तुम बदबूदार कमीने, तुम बदबूदार कमीने, तुम बदबूदार कमीने, मैं तुम्हें डांटूंगी। विवान ने अपने गुस्से को दबाया, अपनी मुठ्ठियां बंद की और खोली और फिर से बंद कर लीं। तुम ये कर सकती हो, लड़की। मैंने अपने जीवन में कभी किसी औरत को नहीं मारा। तुम बहुत क्रूर हो, मैं चला जाऊंगा। क्या मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता? विवान ने ये कहा और जाने के लिए तैयार हो गया। विवान, आप एक बेवकूफ़ हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। क्या आपको लगता है कि मैं आपको धोखा देना चाहता था? मैं उस समय भी असहाय था। इसके अलावा मैंने आपको कैसे धोखा दिया? मैं अपने पिता द्वारा भेजे गए लोगों द्वारा पकड़ा नहीं गया था। आयुषी के शब्द एक एक करके पीछे से आए। लेकिन विवान के बारे में क्या? वो वास्तव में छात्रावास की ओर चला गया था और उसे अनदेखा कर दिया था। आयुषी का सुंदर चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसके अलावा ये जगह गुप्ता की कंपनी का प्रवेश द्वार था। कर्मचारी सभी दंग रह गए। उन्होंने कंपनी की अमीर बेटी को देखा और आश्चर्य से पूछा, क्या ये सबसे बड़ी बेटी है? हाँ, बेशक ये सबसे बड़ी महिला है। हे भगवान, कंपनी में सबसे बुजुर्ग महिला यहाँ क्यों है? आप किससे बहस कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, शायद कोई सुरक्षा गार्ड होगा। क्या ये सच है? सुरक्षा गार्ड उस युवती से बहस कर रहा था। कंपनी के सभी कर्मचारी अवाक रह गए। इन लोगों के मन में गुप्ता परिवार की सबसे बड़ी बेटी एक अभेद्य देवता है जो बाकी सभी से ऊपर है। अब पूरी कंपनी में सबसे कम सुरक्षा गार्ड ने वास्तव में गुप्ता एंटरप्राइज की सबसे बड़ी बेटी के साथ झगड़ा करने की हिम्मत की। यह निश्चित रूप से हंगामा पैदा करेगा। आयुषी कहाँ है? ये देखकर कि गुप्ता की कंपनी के सभी कर्मचारी, मैनेजर से लेकर क्लर्क तक, बाहर आ गए थे, उन्होंने गुस्से में अपने पैर पटकते हुए उग्रता से कहा, लानत है विवान, तुम बस इंतजार करो। ये कहकर वो जल्दी से लोट्स कार में सवार हो गया और एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। कार तेज गति से चौक से बाहर निकल गई और गुप्ता एंटरप्राइज से निकल गई। छात्रावास के अंदर अमित और अंकित एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। भाई अंकित, आपको क्या लगता है ये बच्चा विवान कौन है? अरे, हमारी कंपनी की सबसे बड़ी बेटी ने वास्तव में उसे व्यक्तिगत रूप से बुलाया था। मैं सोच रहा हूँ, जब वे दोनों सुरक्षा गार्ड हैं तो उनके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? अमित ने अपने दिल में ईर्ष्या के भाव के साथ कहा। यद्यपि अंकित को ईर्ष्या नहीं हुई, फिर भी वह हैरान था और उसने अपना सिर हिला दिया। मुझे भी नहीं पता। अगर मैं विवान से पूछूंगा तो बाद में पता चल जाएगा। उस बच्चे ने मुझे बताने से इनकार कर दिया, अमित ने कहा। जब दोनों इस तरह की बातें कर रहे थे, विवान उदास चेहरे के साथ अंदर आया। वो यहाँ है, अमित ने अंकित से कहा। विवान, जो अंदर आया, उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने छोटे से लोहे के बिस्तर पर अकेला बैठा रहा, उदास दिख रहा था। जब अंकित और अमित ने विवान का रूप देखा तो वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ये बच्चा गुप्ता कॉर्पोरेशन की बेटी से मिलने के लिए बाहर जाते समय इतना दुखी क्यों दिखता है? क्या आप बहुत खुश नहीं लग रहे हैं? अरे विवान, क्या तुम अब भी मुझे, भाई अंकित को, अपना भाई मानते हो? विवान, जो अभी अभी अंदर आया था, जब उसने अमित को ये कहते सुना तो थोड़ा चौंक गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? अमित ने गुस्से से कहा, मुझे और भाई अंकित को सच बताओ, आपको हमारी कंपनी की सबसे बड़ी बेटी के बारे में कैसे पता चला? विवान पहले से ही आयुषी गुप्ता के मामले को लेकर परेशान था और अब उसने अमित को ये सवाल पूछते हुए सुना। बेशक वो और कुछ नहीं कहना चाहता था। उसने पलटकर कहा, मैं उसे नहीं जानता। उसने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। भाई अंकित, देखो, विवान हमें फिर से धोखा दे रहा है। अमित ने अंकित से कहा, लेकिन अंकित ने कुछ नहीं कहा। विवान, तुम हमारे साथ हो और हम तुमसे कुछ भी चुराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या इसे इस तरह छिपाना जरूरी है? अमित के दोबारा ऐसा कहने पर विवान अचानक क्रोधित हो गया। मैंने तुमसे कहा था, मैं उसे नहीं जानता। यह आवाज उसके मुंह से निकली, जिससे अमित डर गया। अमित ने एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। अंकित ने जल्दी से मामले को सुलझाने की कोशिश करते हुए कहा, अमित, जाओ और आराम करो और विवान को परेशान करना बंद करो। अमित ने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह विवान से थोड़ा डर गया था। वो जल्दी से सोने के लिए ऊपरी चारपाई पर चढ़ गया। विवान ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया, अपनी समस्याओं के बारे में सोचता रहा। सच कहूं तो शुरू में उसे आयुषी गुप्ता के बारे में बहुत अच्छी धारणा थी।
हालांकि सच कहूं तो जब वह पहली बार उस लड़की से मिला था तो वह थोड़ी जंगली और जिद्दी थी, और यहाँ तक कि उसने उसे 2 बार धोखा भी दिया था। लेकिन विवान को लगा कि अब उन बातों को याद करके यह उसकी गलती नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी मूर्खता थी। वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसे इस बड़े शहर में किसने आने पर मजबूर किया? लेकिन बाद में वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने वास्तव में अपने परिवार के सदस्यों को उसे पीटते हुए देखा, और वह अभी भी मूर्खतापूर्वक नायक होने का नाटक कर रहा था और उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। ये सोचकर विवान को लगा कि उसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और उसके दिल की गहराई से गुस्से की लहर उठी। वो ये कैसे सोच सकता था कि आयुषी उस समय हमेशा यही सोचती थी कि वह एक मास्टर है। दुर्भाग्य से यह विशेषज्ञ उतना अच्छा नहीं था और उसकी रक्षा करने में असमर्थ था, और शुरू से ही अनिकेत द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई। इसलिए विवान कभी भी अपने दिल की गांठ नहीं खोल पाया। अगर यह घटना न होती तो विवान को लगता कि आयुषी बहुत अच्छी है। वो लड़की उसकी होने वाली पत्नी से बहुत मिलती जुलती थी, दुबली पतली काया, पूरी तरह विकसित शरीर। इसके अलावा वह बचपन से ही गुप्ता परिवार जैसे परिवार में एक कुलीन स्वभाव के साथ पली बड़ी थी, जो वास्तव में विवान जैसे गैंगस्टर को उससे प्यार करने के लिए मजबूर कर सकता था। यह अफसोस की बात है कि एक गलतफहमी ने वर्तमान स्थिति को जन्म दिया। जब उसने पहली बार कहा था कि आयुषी के पास पैसे नहीं हैं, तो विवान को लगा कि वह उस समय बहुत भोला और मूर्ख था। वो मन ही मन यही सोचता रहा, और फिर वह लोहे के छोटे से पलंग पर लेट गया और खर्राटे लेते हुए सो गया। जहां तक आयुषी की बात है, वापस आने के बाद वह गुस्से से भरी हुई थी। सोहन गुप्ता, जो विला में था, ने अपनी बेटी को गुस्से में वापस आते देखा और यह सोचे बिना नहीं रह सका कि उसकी बेटी को क्या हुआ। आयुषी, क्या गलत है? सोहन गुप्ता ने 2 बार आवाज लगाई, लेकिन दुर्भाग्य से आयुषी ने कुछ नहीं कहा। वो सीधे कमरे में भाग गई और दरवाजा बंद कर दिया। आयुषी, जो कमरे में अकेली थी, इतनी गुस्से में थी कि वह पागल होने वाली थी। उसने अपने हाथ में जो कुछ भी था उसे जमीन पर फेंक दिया। शयन कक्ष में लगातार तेज आवाजें आ रही थीं। विला में मौजूद नौकर और अंगरक्षक सभी हैरान थे और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। आयुषी, क्या हुआ? सोहन गुप्ता उदास होकर ऊपर गया, अपनी बेटी का दरवाजा खोलने के लिए तैयार था ताकि पूछ सके कि क्या हो रहा है। दुर्भाग्य से लड़की ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और सोहन गुप्ता अंदर नहीं जा सका। मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत गुस्से में हूं, आयुषी ने कमरे में चिल्लाते हुए कहा। जब सोहन गुप्ता ने अपनी बेटी की दहाड़ सुनी तो उसने असहायता से अपना सिर हिलाया और पीछे हट गया। सोहन गुप्ता अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। कोई रास्ता नहीं था। आयुषी की मां की मृत्यु बीमारी से हो गई थी जब वह छोटी थी, इसलिए सोहन गुप्ता ने स्वाभाविक रूप से शेष आयुषी की अतिरिक्त देखभाल की, खासकर इसलिए क्योंकि आयुषी अपनी मां की तरह दिखती थी। बचपन से वयस्कता तक आयुषी ने चाहे जो भी किया हो, सोहन गुप्ता ने हमेशा उसकी रक्षा करने की पूरी कोशिश की और कभी भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बार सोहन गुप्ता 20 साल पहले आयुषी के बाल विवाह के कारण थोड़ा उदास था। यह मामला 20 साल पहले गुप्ता परिवार और वम परिवार के बीच तय हुई शादी का है। सच कहूं तो उस समय वम परिवार गुप्ता परिवार का रक्षक था, इसलिए आज शादी की तारीख तय की गई। अब आयुषी बड़ी हो गई है। हालांकि वो अभी भी कॉलेज में है, लेकिन सोहन गुप्ता का मानना है कि लोगों को अपने वादे निभाने चाहिए। इसलिए उसने पहले वम परिवार के साथ शादी की व्यवस्था करने और बाद में शादी के बारे में बात करने का फैसला किया। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी इतनी जिद्दी है और वम परिवार के लड़के से उसकी सगाई कभी नहीं होगी। परिणामस्वरूप ये स्थिति उत्पन्न हुई और उनकी मुलाकात विवान से हुई, जो अभी अभी मुंबई पहुंचे थे। क्या ये पाप है? ये भाग्य है। ऐसा लगता है कि हम इसे भविष्य में ही जान पाएंगे। सच कहें तो मुंबई शहर में वम परिवार का प्रभाव गुप्ता परिवार से भी अधिक है। लेकिन दुर्भाग्य से वर्मा परिवार की इस पीढ़ी ने एक प्रसिद्ध प्लेबॉय पैदा किया जो बहुत कामुक और रोमांटिक था। अपने अद्भुत रवैये और बूढ़े व्यक्ति के सुरक्षात्मक रवैये पर भरोसा करते हुए वो मुंबई शहर में जो चाहे कर सकता है और कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता। अब आयुषी गुप्ता उस प्लेबॉय से सगाई करने जा रही है। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो आयुषी को भविष्य में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये सोचकर सोहन गुप्ता को वास्तव में थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन अब वह क्या कर सकता था? एक तो अपने परिवार का सम्मान और एक आदमी की साख, और दूसरी उसकी बेटी की खुशी। अब दोनों एक साथ आते हैं, जिससे सोहन गुप्ता बेहद शर्मिंदा हो जाता है। सोहन गुप्ता ने आह भरी और चुपचाप अपने अध्ययन कक्ष में वापस आ गया, एक किताब पढ़ने लगा। शांत हो गया। जब से ये खबर फैली कि गुप्ता एंटरप्राइज की सबसे बड़ी बेटी व्यक्तिगत रूप से एक सुरक्षा गार्ड को खोजने गई थी, गुप्ता एंटरप्राइज के कर्मचारियों के बीच फैल गई। विवान का छात्रावास और पार्किंग स्थल में सुरक्षा कक्ष सभी के ध्यान का केंद्र बन गया है। हर कोई ये देखना चाहता था कि किस तरह का शक्तिशाली व्यक्ति गुप्ता कॉर्पोरेशन की सबसे बड़ी बेटी को भड़काने और यहां तक कि उसके साथ बहस करने की हिम्मत कर सकता है।
अब विवान सुरक्षा वर्दी में काम पर पहरा दे रहा था और उसने गुप्ता की कंपनी के सफ़ेदपोश कर्मचारियों के एक समूह को आकर्षित किया जो उसे देख रहे थे और कुछ बात कर रहे थे। प्रोफेशनल सूट पहने ये लड़कियां परियों जैसी खूबसूरत हैं। टाइट सूट, प्रोफेशनल शॉर्ट स्कर्ट, ब्लैक स्टॉकिंग्स और हाई हील्स बहुत ही आकर्षक हैं। दुर्भाग्य से विवान के पास अब ऐसी सुंदरता की सराहना करने का समय नहीं है। वो अभी भी चट्टान की तरह स्थिर खड़ा है। क्या वो सुरक्षा गार्ड है? अच्छा, ऐसा ही लगता है। उसका और सबसे बड़ी महिला का झगड़ा हुआ था। क्या वो खूबसूरत है? सुंदर दिखने का क्या फायदा? एक आदमी सिर्फ अपने चेहरे से जीवनयापन नहीं कर सकता, है ना? क्या तुम एक सुरक्षा गार्ड से शादी करने जा रही हो जो कुछ भी नहीं कर सकता लेकिन उसका चेहरा सुंदर है? हल्के मेकअप और गोल चेहरे वाली एक और लड़की ने कहा। उसके बगल में बैठी एक और लंबी लड़की ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। यही तो तुमने कहा था। कितनी अफसोस की बात है, ये तो सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है। मिस आयुषी एक निम्न स्तर के सुरक्षा गार्ड से क्यों झगड़ा करेगी? उसके सामने खड़ी लंबी लड़की ने असमंजस में पूछा। उसके बगल में बैठी गोल चेहरे वाली महिला ने अपना सिर हिलाया। मुझे इस बारे में नहीं पता। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस गुप्ता का इस सुरक्षा गार्ड के साथ कुछ मामला चल रहा है? लंबी लड़की ने अपनी चमकती आंखें झपकाते हुए कहा। हे भगवान, ये कैसे संभव है? वो सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है। मिस गुप्ता उसके जैसे किसी व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रखेंगी, भले ही वो कुछ अपरंपरागत काम करना चाहती हों। इसके अलावा क्या हमारे चेयरमैन इस बात से सहमत होंगे? ये लोग बातें कर रहे थे, लेकिन विवान ने कुछ भी न देखने का नाटक किया। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सबके ध्यान का केंद्र बनना या दूसरों की हंसी का कारण बनना महत्वपूर्ण नहीं था। विवान सुरक्षा कक्ष में अकेला खड़ा था, बस ऐसे ही पहरा दे रहा था। उन्होंने गुप्ता सर एंटरप्राइज के कर्मचारियों के बीच हो रही चर्चाओं पर ध्यान नहीं दिया। उन कंपनियों के कर्मचारी इसे केवल लंच ब्रेक के दौरान ही देख सकते हैं। जब काम पर जाने का समय होता है तो वे सभी काम जारी रखने के लिए वापस ऑफिस की ओर भागते हैं। दोपहर करीब 3 बजे एक लाल लोट्स कार गुप्ता सर एंटरप्राइज के बाहर चौराहे पर पहुंची। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस खूबसूरत लाल लोट्स कार को चलाने वाली निश्चित रूप से गुप्ता ग्रुप की सबसे बड़ी बेटी आयुषी गुप्ता है। आज उसने एक साधारण पोशाक पहन ली, एक अधिक आरामदायक लाल एपीए स्पोर्ट्सवियर जो लोगों को एक ताज़ा और प्राकृतिक एहसास दे रहा था। कार से बाहर निकलने के बाद आयुषी गुप्ता सुरक्षा कक्ष की ओर चली गई। विवान, जो पार्किंग में खड़ा था, ने अपना सिर घुमाया और आयुषी गुप्ता को देखा। मैं तुरंत उदास हो गया और सोचने लगा कि यह लड़की दोबारा क्यों आए। विवान, जो उदास महसूस कर रहा था, ने आयुषी गुप्ता की आवाज़ सुनी। अरे मिस्टर विवान, यहाँ आइए। आयुषी की आवाज़ सुनते ही विवान धीरे धीरे सुरक्षा कक्ष से बाहर चला गया। उसने एक देहाती सुरक्षा वर्दी पहन रखी थी। बाहर निकलने के बाद उसने आयुषी गुप्ता को देखा। अब तुम क्या करना चाहते हो? विवान ने आयुषी से ठंडे स्वर में पूछा। मैं क्या करना चाहती हूँ? तुम अब भी मुझसे यही पूछ रहे हो? तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, आयुषी ने गुस्से से कहा। विवान उससे झगड़ा नहीं करना चाहता था और बोला, चाहे मैंने आपके साथ गलत किया हो या आपके साथ कुछ किया हो, मिस, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे अब और परेशान न करें। आप कौन हैं? एक अमीर महिला? मेरा क्या? मैं तो बस एक कंगाल हूँ, एक देहाती सुरक्षा गार्ड। क्या आपको मेरे जैसे किसी से परेशान होना है? विवान ने कहा। तुम? आयुषी वहीं अचंभित खड़ी रही। मिस, कृपया जल्दी से चले जाइए, मुझे अभी काम पर जाना है। जैसे ही उसने यह बात कही, विवान सचमुच सुरक्षा कक्ष की ओर चला गया, मानो वो पहरा देने जा रहा हो। तुरंत रुक जाओ, आयुषी चिल्लाया। विवान ने एक कदम आगे बढ़ाया, रुक गया, असहायता से अपना सिर हिलाया, पीछे मुड़ा और आयुषी को देखा। आप क्या चाहते हैं? आयुषी गुप्ता की आंखें गुस्से से थोड़ी लाल थीं और उसने विवान को घूरते हुए कहा, मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ चाल चल रही हूं, है ना? क्या ऐसा नहीं है? विवान ने अपना सिर घुमाया और व्यंग्य किया। तुम तो बस एक सुअर हो, मेरी बात सुनो, आयुषी ने कहा। अप्रत्याशित रूप से विवान ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, बेहतर होगा कि आप स्पष्टीकरण न दें। मैं अभी काम कर रहा हूँ। मैं आप जैसे अमीर लोगों की तरह नहीं हूँ जो बिना काम किए पर्याप्त भोजन और कपड़े पा सकते हैं। मुझे खेद है, मिस, मुझे काम पर जाना है। ऐसा कहने के बाद विवान तुरंत मुड़ा और सुरक्षा कक्ष में चला गया। इससे आयुषी बहुत क्रोधित हो गई। आयुषी ने 2 बार जमीन पर अपने पैर पटके और चाहा कि वो विवान को पकड़ ले और उसे जोर से काट ले। मैंने तुम्हें काम पर जाने के लिए कहा था। मैं देखना चाहता हूं कि तुम काम पर कैसे जाते हो, आयुषी गुप्ता ने गुप्ता कॉर्पोरेशन के गेट की ओर चलते हुए खुद से कहा। वो क्या करने जा रही है? विवान ने सबसे बुजुर्ग महिला की ओर देखा और उसकी ओर नहीं देखा, ये सोचकर कि उसके जैसी छोटी लड़की और क्या कर सकती है। जब वो ध्यान नहीं दे रहा था, तभी आयुषी गुप्ता अपने पीछे एक शर्मिंदा दिखने वाले आदमी के साथ बाहर आए। वह आदमी 40 साल का था। उसने चश्मा और गहरे नीले रंग का सूट पहना हुआ था।
वो आयुषी गुप्ता के पीछे पीछे एक अनुयायी की तरह दौड़ता हुआ आया। विवान ने एक नज़र डाली और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या वो आदमी गुप्ता सर एंटरप्राइज के सुरक्षा विभाग का प्रमुख नहीं है, जो इन सुरक्षा गार्डों का प्रभारी है? आयुषी गुप्ता मुझे अब क्यों बुला रही थी? जब विवान सोच रहा था, आयुषी गुप्ता ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ उसके सामने सुरक्षा कक्ष में विवान की ओर इशारा किया और उसके पीछे सुरक्षा विभाग के प्रमुख से कहा, वह वही है। आज से मैं नहीं चाहती कि वह काम पर जाए, आयुषी गुप्ता ने दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। आयुषी गुप्ता के ऐसा कहने के बाद सुरक्षा विभाग का प्रमुख अचानक अवाक होकर शर्मिंदा हो गया, लेकिन उसने असहायता से सिर हिला दिया। किसने उसे गुप्ता ग्रुप के सीईओ की बेटी बनाया? देखो, सुरक्षा विभाग के प्रमुख ने सुरक्षा कक्ष में खड़े विवान को हाथ हिलाकर बाहर आने का संकेत दिया। विवान धीरे धीरे बाहर चला गया। चीफ, क्या बात है? विवान ने पूछा। सुरक्षा विभाग के प्रमुख को पता था कि विवान लंबे समय से सुरक्षा गार्ड के रूप में काम नहीं कर रहा था और उसने बिना कोई बड़ी गलती किए पूरी लगन से काम किया था, लेकिन युवती के कारण वह यह नहीं कह सका, विवान, अब तुम्हें पहरा देने की जरूरत नहीं है। जब विवान ने अचानक अपने वरिष्ठ को ये कहते सुना तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्यों? क्या आप मुझे आज आराम करने देंगे? विवान ने हैरान होकर पूछा। सुरक्षा विभाग के प्रमुख ने क्षमा प्रार्थी मुस्कान के साथ कहा, आपको अब काम पर जाने की जरूरत नहीं है। एक दिन मैंने ये सुना और दंग रह गया। अर्थ क्या है? क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है? विवान ने उदास भाव से अपने सामने सुरक्षा विभाग के प्रमुख की ओर देखा। अनुभाग प्रमुख ने असहाय भाव से सिर हिलाया। विवान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने पलकें झपकाई और सेक्शन चीफ की ओर देखा, फिर अपना सिर घुमाकर आयुषी गुप्ता की ओर देखा। क्या तुमने ये किया? विवान अचानक क्रोधित हो गया और आयुषी गुप्ता को घूरने लगा। आयुषी गुप्ता ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि मेरी व्याख्या मत सुनो? तुम इसी के लायक हो। तुम इतने क्रूर हो। आयुषी गुप्ता का सामना करते हुए विवान अब गुस्से से कांप रहा था। अगर आयुषी एक लड़की नहीं होती तो वो इस लड़की का गला घोंटकर मार डालना चाहता। उसने वास्तव में खुद को काम से बाहर कर लिया। अब मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे गुस्सा मत आने दो, अन्यथा मैं तुम्हें सचमुच कुचलकर मार डालूंगा। विवान ने अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद कर ली। अपने सीने से उठ रहे गुस्से को रोकने की पूरी कोशिश करते हुए उसने आयुषी से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मुंबई शहर में आकर वह पहले ही इस लड़की के झांसे में आ गया था, और अब वह इतना बदकिस्मत है कि उसने वह नौकरी भी खो दी जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। वह नाराज कैसे न होता? दूसरी ओर आयुषी अपनी भौहें ऊपर उठाए और कमर पर हाथ रखे उदासीन दिख रही थी और एक महिला की तरह विवान से बोली, क्या हुआ? क्या तुम नाराज हो? विवान ने घृणा से अपने दांत पीस लिए। तुमने मुझे इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया, मैं कैसे क्रोधित नहीं हो सकता? विवान बहुत गुस्से में था जब उसने दहाड़ लगाई, लेकिन आयुषी ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। इससे पहले तुम्हें किसने गुस्सा दिलाया था? आयुषी ने अपनी मुस्कुराहट दूर कर दी और वहीं खड़ी हो गई। विवान को लगा कि वह वास्तव में दुनिया की सबसे अनुचित महिला से मिला था और उदास होकर बोला, मैंने तुम्हें कैसे गुस्सा दिलाया? मैंने तुम्हें कैसे उकसाया? अरे लड़की, क्या तुम समझदार नहीं हो सकती? क्या सभी महिलाएं जिद्दी होती हैं? तुम बहुत ही मूर्ख हो। आयुषी ने विवान को डांटा। सबसे पहले मुझसे झूठ किसने बोला था? सबसे पहले मेरे साथ चालें किसने चली थीं? अंत में तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। आखिर मैं अपनी शिकायतों के बारे में किससे शिकायत करूं? विवान चिल्लाया। आयुषी ने पलकें झपकाते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया? तुम्हें किसने कहा कि मेरी बात मत सुनो? समझाओ, बताओ, तुम्हें क्या समझाना है? विवान ने गुस्से से कहा। आयुषी ने कहा, क्या तुम मेरी बात सुनते हो? मैं नहीं सुनूंगा, भले ही तुम अब बहुत बकवास करो, विवान, नहीं सुनूंगा, विवान ने जिद करते हुए कहा। अब जब उसने सिर्फ इस एक वाक्य से अपनी नौकरी छोड़ दी थी तो वो कोई स्पष्टीकरण सुनने के मूड में नहीं था। वो आयुषी को 2 थप्पड़ मारना चाहता था। ये सुनकर कि विवान उसका स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहता, आयुषी ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम सच में मेरा स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहते? मैं सुनना नहीं चाहता, विवान ने बिना सिर घुमाए कहा। तो मैं सचमुच तुम्हें छोड़ने पर मजबूर कर दूंगी, आयुषी ने विवान को धमकी दी। विवान ने धीरे से अपना सिर घुमाया और आयुषी को घूरते हुए कहा, क्या तुमने मुझे पहले ही नौकरी से नहीं निकाल दिया है? मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, तुम्हारे पास पैसा और शक्ति है, ये तुम्हारा व्यवसाय है। हालांकि मेरे पास, विवान के पास पैसा और कुछ भी नहीं है, कम से कम मेरे पास गरिमा है। ये शब्द कहने के बाद विवान ने पलटकर अपनी सुरक्षा वर्दी उतार दी, फिर गुस्से में अपना सामान पैक करने और जाने के लिए छात्रावास में वापस जाने की तैयारी की। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, आयुषी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अब तुम्हारे साथ कोई परेशानी नहीं करूंगी। सच में, तुम एक बड़े आदमी हो, तुम में सहनशीलता कैसे नहीं है? मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगी, चिंता मत करो, मैं बस तुम्हें चिढ़ा रही हूँ।
विवान, जो जाने वाला था, जब उसने लड़की को ये फिर से कहते सुना तो दंग रह गया। तुमने क्या कहा? विवान ने अपना सिर घुमाया और आयुषी को देखा और कहा, मैंने कहा, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। आयुषी ने मुस्कुराते हुए कहा, लानत है तुझ पर, तूने फिर से मेरे साथ चाले चलने की हिम्मत कैसे की? विवान कोसना चाहता था, लेकिन वह अपने आप को रोके रहा। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा था? लेकिन मैं मन ही मन इस लड़की को कोस रहा था। तुम बेवकूफ़ लड़की हो, तुम बदबूदार लड़की हो, मेरे साथ चाल चलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपने जो कहा वो सच है या झूठ? विवान ने पूछा। विवान को काम करते हुए अभी आधे महीने से ज्यादा ही हुए हैं। अगर वो सच में इस्तीफा दे देते हैं तो उन्हें कितना पैसा मिलेगा? विवान के लिए, जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, घर किराए पर लेना और नौकरी ढूंढना परेशानी भरा होगा। तो विवान मदद नहीं कर सका और जल्दी से पूछा। आयुषी गुप्ता ने मुस्कुराते हुए अपने सामने गुप्ता कॉर्पोरेशन की इमारत की ओर इशारा किया और कहा, इस कंपनी के मालिक मेरे पिता हैं। क्या मैंने जो कहा वो झूठ हो सकता है? लड़की की बात सुनकर विवान को अचानक एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि सभी उसे सबसे बड़ी महिला कहते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई उनका इतना सम्मान करता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो वास्तव में एक बुजुर्ग महिला है। तुम्हारे पास अभी भी थोड़ा विवेक है और तुम इस्तीफा मत दोगे, विवान ने शिकायत की। आयुषी गुप्ता ने हंसते हुए कहा, सुंदर आदमी, नाराज मत हो। मेरा वास्तव में तुमसे आखिरी बात छिपाने का कोई इरादा नहीं था। बात बस इतनी है कि तुम बहुत चंचल और भोले हो। आयुषी गुप्ता को ये कहते हुए सुनकर विवान को लगा कि उस समय उसे यह एहसास न होने के कारण वह वास्तव में मूर्ख था। यह अफसोस की बात है कि मैंने दूसरों को बचाने के लिए हीरो बनने का नाटक किया। ये बहुत शर्मनाक है। विवान, जो थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था, ने आयुषी गुप्ता से कहा, ठीक है, अब मैं तुमसे नाराज नहीं हूं और हम दोनों तुम्हारी पहचान जानते हैं। अब से हम एक दूसरे के प्रति कुछ भी देनदार नहीं हैं और अपने अपने रास्ते चलते हैं। तुम अपनी बेटी बनी रहोगी और मैं अपनी गरीब छोटी सुरक्षा गार्ड बनी रहूंगी। कैसा रहेगा? सच कहूं तो विवान वास्तव में नहीं चाहता था कि उसके सामने खड़ी यह लड़की उसके शांतिपूर्ण जीवन में खलल डाले। तुम्हारी इच्छा, आयुषी गुप्ता ने कमर पर हाथ रखकर घूरते हुए कहा। विवान को अचानक दुख महसूस हुआ। मिस, हम एक ही क्लास के नहीं हैं। कृपया मुझे जाने दीजिए। मैं तो बस एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड हूँ। आप अपने अमीर दोस्तों के साथ खेलने क्यों नहीं जाती? अच्छा नहीं है, आयुषी ने खिसियाते हुए कहा। मैं बस आप जैसे किसी व्यक्ति के साथ खेलना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? इसके अलावा, श्री विवान, क्या आप भूल गए हैं कि आपने मुझसे क्या वादा किया था? आयुषी ने तुरंत कहा। आयुषी के शब्दों से विवान थोड़ा हैरान हो गया। मैंने तुमसे कब कुछ वादा किया था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भूलने की? आयुषी को अचानक गुस्सा आ गया। विवान ने बहुत देर तक सोचा, फिर उसे याद आया, तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए नहीं कहोगी, है ना? विवान ने अपनी आंखें चौड़ी करके आयुषी गुप्ता को देखते हुए कहा। आयुषी गुप्ता ने चंचलता से अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं, जैसे शरद ऋतु का पानी हो, मुस्कुराई और सिर हिलाया। बस इसे याद रखो। हे भगवान, कृपया मुझे मार दो, विवान चिल्लाया। उस समय विवान ने इस लड़की के लिए इसलिए सहमति जताई थी क्योंकि वह उसकी पहचान नहीं जानता था, लेकिन अब क्या? वह गुप्ता सर एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष और उसके वरिष्ठ अधिकारी की बेटी थी, और वह, जो कंपनी में सबसे निचले स्तर पर सुरक्षा गार्ड था, उसका प्रेमी होने का नाटक कर रहा था। क्या यह अपनी गर्दन पर चाकू रखकर मौत मांगने जैसा नहीं है? क्या हुआ? तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? आयुषी ने दुखी होकर कहा। विवान ने शर्मिंदा होकर कहा, मिस गुप्ता, क्या आप ठीक हैं? तुम बीमार हो? आयुषी ने विवान की ओर आंखें घुमाईं। विवान ने आगे कहा, यदि आप बीमार नहीं हैं, तो आपको मुझसे अपना नकली प्रेमी बनने के लिए क्यों कहना पड़ रहा है? ईमानदारी से कहूं तो कभी कभी मैं समझ ही नहीं पाता कि आप अमीर लोग क्या कर रहे हैं। आयुषी ने विवान को गुस्से से देखा। वो इस आदमी को अपने बचपन की शादी के बारे में सब कुछ कैसे बता सकती थी? बकवास बंद करो, तुम ये करोगे या नहीं? आयुषी ने कहा। विवान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, नहीं। ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल दूंगी और तुम्हें यहाँ काम नहीं करने दूंगी, आयुषी ने गुस्से से कहा। वगैरह, विवान चिल्लाया। आयुषी ने अपना सिर घुमाया और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ विवान को देखा। क्या हुआ? क्या तुम्हें इसका पछतावा है? क्या तुम सहमत हो या नहीं? विवान को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक अच्छे चरित्र वाली महिला को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर रहा है, और उसने उदास होकर सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। हाँ, आयुषी जोर से हंस पड़ी। हालांकि एक व्यक्ति ने अपने मन में आयुषी को 18,000 बार कोसा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने मुझे अपना नकली प्रेमी बनने का नाटक क्यों करने दिया? क्या इसलिए कि मैं भोला हूं, या इसलिए कि मैं सुंदर हूं? विवान ने मुस्कुराते हुए आयुषी से कहा। आयुषी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम सरल हो। भाड़ में जाओ,
विवान ने मन ही मन कोसा। कार में बैठ जाओ, आयुषी ने कहा और वहां खड़ी चमकदार लाल लोट्स कारों की ओर चल पड़ी। विवान दंग रह गया। उसने पहले कभी इतनी खूबसूरत स्पोर्ट्स कार नहीं देखी थी। उसने चमकदार लाल स्पोर्ट्स कार को देखा और कहा, मुझे अंदर जाने दो। बहन, मैं काम पर हूँ, विवान ने कहा। मैं तुम्हें आज आराम करने की इजाज़त देती हूँ, आयुषी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर आपको वेतन काटने का अधिकार नहीं है, विवान ने कहा। आयुषी उस बेचारे लड़के से बात करने में बहुत आलसी थी और मुंह फेर कर चली गई। विवान पहले से ही पहरेदारी करते करते बहुत ऊब चुका था, इसलिए जब आयुषी ने उसे कार में सवारी करने के लिए कहा तो वह निश्चित रूप से खुश था। वो दौड़कर आया, दरवाजा खोला और कार में बैठ गया। बहुत सहज महसूस कर रहा था। नरम रबर और आसानी से खींचने वाली सीट ने विवान को चकित कर दिया। इस कार की कीमत कितनी है? विवान खुद से कुछ बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। मिस्टर विवान, मैं आपको बता दूं, जब से मेरे पिता ने मेरे लिए ये कार खरीदी है तब से मेरे अलावा कोई भी इसमें नहीं बैठा है। आप पहले व्यक्ति हैं, आयुषी ने कहा। सचमुच, मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं, विवान ने कहा। कसकर पकड़ें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आयुषी ने एक्सीलेटर दबाया और तेजी से स्टीयरिंग व्हील घुमाया। लोट्स कार ने एक दबंग और भयंकर मोड़ लिया और सीधे उसके ऊपर आ गई। कार में बैठे विवान ने अपना शरीर थोड़ा झुकाया और आयुषी को देखा। वह अपने दिल में सोचने से खुद को रोक नहीं सका, वाह, इस लड़की का ड्राइविंग कौशल वास्तव में अद्भुत है। मुंबई की व्यस्त सड़कों पर दौड़ती हुई चमकदार लाल लोट्स कार निस्संदेह एक लाल सिर वाला तेंदुआ है। आयुषी के शानदार ड्राइविंग कौशल के साथ ये लोट्स कार जंगली जानवर की तरह स्टील के जंगल से गुजरती है। विवान, जो पहली बार ऐसी लग्जरी कार में बैठे थे, ने पहली बार तेज गति का अनुभव किया। इच्छाओं, प्रसिद्धि और भाग्य से भरे इस मुंबई शहर को देखकर विवान को अपने दिल की गहराइयों से खून का उबाल महसूस हुआ। लड़की, हम कहाँ जा रहे हैं? विवान, जो कार के पीछे बैठा था, ने सामने आयुषी से पूछा। आयुषी ने बिना पीछे देखे कहा, तुम्हें एक पल में पता चल जाएगा। विवान ने कोई और सवाल नहीं पूछा। वो कार में बैठ गया और सड़क के किनारे के नज़ारे देखने लगा। लोट्स कारें तेजी से शहर के बाहरी इलाके की ओर चली गईं। उपनगरीय एक्सप्रेसवे पर पहुंचने के बाद आयुषी ने कार मोड़ दी और दाईं ओर स्थित प्रसिद्ध वुल्फ माउंटेन की ओर चल पड़ी। वुल्फ माउंटेन मुंबई का एक प्रसिद्ध पर्वत है। ये बहुत खतरनाक और ऊंचा है। एक पहाड़ी सड़क जो लंबे सांप की तरह घुमावदार है, सीधे वुल्फ माउंटेन की चोटी तक जाती है। इस समय आयुषी इस खूबसूरत लाल लोट्स कार को तेजी से वुल्फ माउंटेन की ओर चला रही है। कार में बैठे विवान को आश्चर्य हो रहा था कि यह लड़की अचानक पहाड़ पर चढ़ने के लिए यहाँ क्यों आ गई। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसने वुल्फ माउंटेन के आधे रास्ते में एक सपाट हरे मैदान पर एक पंक्ति में 20 से अधिक कारों को खड़ा देखा। वे सभी कारें मॉडिफाइड स्पोर्ट्स कारें थीं। सामने वाली कार में ग्रे लाइन्स थीं और उसे इस तरह मॉडिफाई किया गया था कि ब्रांड नजर न आए। उसमें 2 भारी सबवूफर्स लगे थे और कुछ रोमांचक गाने बज रहे थे। कार के सामने काफी संख्या में पुरुष और महिलाएं खड़ी थीं। एक नज़र में ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी संख्या सैकड़ों में थी। वहां वे नाच रहे थे, बियर पी रहे थे, अनियमित संगीत पर एक दूसरे को गले लगा रहे थे, मानो वे इस तरह के पतित वातावरण के आदी हो गए हों। सामने की ओर अल्प वस्त्र पहने बड़े स्तनों वाली महिलाएं जो फटने को तैयार लग रही थीं, बीच में कमर मटकाते हुए नाच रही थीं, जबकि किनारे पर अजीब तरह के कपड़े पहने पुरुष चीख रहे थे। कौन सोच सकता था कि वुल्फ माउंटेन की पहाड़ी वास्तव में धरती पर एक स्वर्ग थी। विवान तब अवाक रह गया जब उसने उन लड़कियों को देखा जो बेहद खुले कपड़े पहने हुए थीं और सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को चूम रही थीं। वह गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। हे भगवान, ये कौन सी जगह है? विवान ने आह भरते हुए कहा। आयुषी ने वुल्फ माउंटेन के बीच में कार रोकी। उसने मुड़कर विवान से मुस्कुराते हुए कहा, ये स्पीड रेसर्स के लिए स्वर्ग है। कैसा है? क्या यह मज़ेदार है? स्पीड रेसर्स, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये संशोधित स्पोर्ट्स कारें हैं, विवान ने आश्चर्य से कहा। विवान आयुषी के पीछे कार से बाहर आया और भीड़ की ओर देखने लगा। ये लोग उन लोगों से अलग हैं जिनसे वह पहले कभी मिला है। वे पागल हैं, वे रोमांच की तलाश में हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अमीर हैं। उनकी ओर देखते हुए विवान ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। जब आयुषी पहुंची तो अधिकांश स्पीड रेसर उससे विशेष रूप से परिचित लग रहे थे और उन्होंने उसका अभिवादन किया। मिस गुप्ता यहाँ हैं, युवती यहाँ है। आयुषी ने उन्हें देखकर हाथ हिलाया और मुस्कुराई, जिससे विवान को थोड़ा झटका लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की इन रेसर्स के दिलों में इतनी महत्वपूर्ण जगह रखती है। वहां पर कुछ अजीब कपड़े पहने हुए आदमी थे, जिनके पीछे कुछ कारें खड़ी थीं, जो ठंडी आंखों से आयुषी को देख रहे थे। वो गुप्ता परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, एक गंजे आदमी ने अपना सिर छूते हुए पूछा। उसके बगल में खड़ा एक दुबला पतला आदमी, जिसने बहुत ही विशिष्ट लाल शर्ट पहन रखी थी, ने सिर हिलाया और कहा, हाँ।
ये लड़की बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि वह बिस्तर में अच्छी होगी, तुषार ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, अपनी बुरी आंखें झपकाते हुए और आयुषी के पूरे शरीर को घूरते हुए। लेकिन उसके बगल में बैठे दुबले पतले आदमी ने कहा, हम उसे नाराज नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसके साथ मैं, तुषार, सोने की हिम्मत न करूं। गंजा आदमी जिसने खुद को तुषार कहा ने बुरी नज़र से कहा। आयुषी के आने के बाद एक सेक्सी लंबी महिला सामने से दौड़कर आई और चिल्लाई, आयुषी। आयुषी ने पलकें झपकाईं और उस लड़की को देखा जिसने उसे पुकारा था, सुहानी। आयुषी भी सुंदरी की ओर दौड़ी। इस लंबी सुंदरी के लंबे काले बाल उसके मुलायम कंधों पर लहरा रहे थे और उसकी दो लंबी पतली टांगें टाइट जीन्स में पूरी तरह से लिपटी हुई थीं। उसके सुंदर कर्व्स इतने आकर्षक लग रहे थे कि वे किसी को भी मार सकते थे। उसने अपने ऊपरी शरीर पर एक साधारण टाइट टी शर्ट पहनी हुई थी। मुझे आश्चर्य है कि कितने जानवर गहरे खांचों में गिरकर मारे गए होंगे। वो आयुषी गुप्ता की कॉलेज की सहपाठी और सबसे अच्छी दोस्त सुहानी है। आयुषी, तुम आखिरकार बाहर आ ही गई। मैंने तुम्हें कई दिनों से नहीं देखा था, सुहानी ने शिकायत की। ये सब मेरे पिताजी की वजह से है, आयुषी ने उदास होकर कहा। सुहानी मुस्कुराया और इस समय उसने बादाम के आकार की आंखों से आयुषी के पीछे विवान को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा सा भौहें सिकोड़ लीं। ये है? सुहानी ने पूछा। आयुषी ने सुहानी का हाथ पकड़ लिया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। क्योंकि आवाज़ बहुत धीमी थी, सिर्फ बेचारा विवान जो एक तरफ खड़ा था उसे सुन सकता था। वो हताशा में अपनी नाक को छूने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि फेई फेई की बात सुनने के बाद सुहानी ने विवान को फिर से अपनी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों से देखा, उसे सिर से पैर तक ऊपर से नीचे तक देखा। आयुषी मुस्कुराई और सुहानी से पूछा, कैसा है? सुहानी ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, आपको खुद ही निर्णय लेना चाहिए। दोनों लोगों की बातें विवान के कानों तक पहुंची। विवान बहुत उदास हो गया और समझ नहीं पाया कि वे क्या कह रहे थे। चलो चलें, हम आखिरकार आज बाहर निकल ही गए। चलो आगे जाकर खेलें। जैसे ही उसने कहा, सुहानी ने आयुषी को दूसरी तरफ खींच लिया, बर्फ सी ठंडी बियर की 2 बोतलें निकालीं और एक बोतल उसके पीछे खड़े विवान को थमा दी। दोनों लड़कियां पीने लगीं। वुल्फ माउंटेन की पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे मुंबई के हलचल भरे शहर को देखने पर आपको एक अलग दृश्य दिखाई देगा। सुहानी और आयुषी एक दूसरे से लिप गए, समय समय पर अपना सिर घुमाकर विवान की ओर देखते रहे। विवान ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ नहीं देखा और वहीं खड़ा रहा। सुहानी ने आयुषी से फुसफुसाकर कहा, आयुषी, क्या तुम सचमुच उसे अपना प्रेमी होने का नाटक करने देने के लिए दृढ़ संकल्पित हो? आयुषी मुस्कुराई और बोली, हाँ, तुम्हें क्या लगता है? सुहानी ने एक क्षण रुककर कहा, मुझे लगता है कि यह थोड़ा अविश्वसनीय है। क्यों? आयुषी ने पूछा। जरा सोचो, तुम गुप्ता परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो, और उसका क्या? वो तो तुम्हारी कंपनी में एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड है। ये कैसे संभव हो सकता है? वे प्रेमी प्रेमिका कैसे हो सकते हैं? अगर यह बात बाहर आ गई तो कोई भी यकीन नहीं करेगा, सुहानी ने कहा। आयुषी ने जिद करते हुए कहा, सिक्योरिटी गार्ड में क्या गलती है? सिक्योरिटी गार्ड भी एक इंसान है। मुझे सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड पसंद है। दूसरे मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं वम परिवार के लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि भले ही मैं, आयुषी गुप्ता, एक सुरक्षा गार्ड से शादी कर लूँ, मैं उनके परिवार के उस प्लेबॉय से कभी शादी नहीं करूंगी, आयुषी ने दांत पीसते हुए कहा। सुहानी, जो उसके बगल में खड़ा था, ने देखा कि आयुषी को मनाना बेकार था, इसलिए वह केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सकता था। वैसे भी इस मामले पर आप खुद ही फैसला करें, मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता, सुहानी ने कहा। आयुषी शांति से मुस्कुराई, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही सब कुछ सोच लिया था। एक खास आदमी के बारे में क्या? हम अभी भी नहीं जानते कि आयुषी अपने छोटे से दिमाग में क्या बुरे विचार सोच रही है। वैसे वहां पर उन लोगों के चेहरे अपरिचित लग रहे हैं। क्या वे सिर्फ खेलने के लिए वुल्फ माउंटेन आए थे? आयुषी ने तुषार और वहां मौजूद अन्य लोगों को देखते हुए कहा। पता चला कि आयुषी यहाँ के अधिकांश लोगों को जानती थी, लेकिन वह किनारे पर खड़ी कुछ स्पोर्ट्स कारों के सामने बैठे कुछ अपरिचित चेहरों से थोड़ी अपरिचित थी, इसलिए वह सुहानी से पूछे बिना नहीं रह सकी। सुहानी ने एक नज़र डाली और कहा, वास्तव में मुझे भी नहीं पता। ऐसा लगता है कि वे कुछ भूमिगत रेसर हैं। वे बिना किसी स्पष्ट कारण के इसमें शामिल हो गए। मैंने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। भूमिगत रेसर, मुंबई में हर कोई जो कारों के साथ खेलना पसंद करता है, जानता है कि वे सभी हताश हैं। वे कारों के साथ खेलने में आयुषी से अलग हैं। वे किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भूमिगत रेसर एक ऐसा समूह है जिसे मुंबई शहर सख्ती से नियंत्रित करता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज वुल्फ माउंटेन पर कुछ भूमिगत स्पीड रेसर होंगे। जब आयुषी सुहानी से बात कर रही थी तो उन्होंने अप्रत्याशित रूप से भूमिगत रेसर्स के नेता तुषार नामक एक व्यक्ति को आते देखा।
उसके पीछे 6-7 लड़के थे। सुंदर, क्या तुम एक चक्कर दौड़ने की हिम्मत रखती हो? तुषार, जो पास आ रहा था, आया और आयुषी से कहा। आयुषी सुहानी से बात कर रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि तुषार उसके पास आएगा और उसके साथ चक्कर भी लगाएगा। आयुषी ने गंजे तुषार की ओर देखे बिना धीरे से अपना सिर घुमाया। सिर्फ तुम? बस भूल जाओ, आयुषी ने हल्के से कहा। फिर उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और उस गंजे आदमी की ओर फिर कभी नहीं देखा। तुषार को आयुषी ने तुरंत अपमानित किया और उसका चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। सुंदरता, सिर्फ बातें मत करो, चलो अगर तुम कर सकते हो तो असली तलवारों और बंदूकों के साथ एक चक्कर लगाओ। तुम्हारे पास ऐसी क्या योग्यता है कि मैं तुमसे प्रतिस्पर्धा कर सकूं? आयुषी गुप्ता ने तुषार को ठंडी निगाह से देखा। हालांकि तुषार गंभीर दिख रहे थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मिस गुप्ता, क्या आप प्रतिस्पर्धा करने से डरती हैं? या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप हारने का जोखिम नहीं उठा सकती? इसलिए आप इस लैब को दौड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं? मैं आपसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं कर सकती? आप खुद को क्या समझते हैं? क्रोधित आयुषी ने गुस्से से कहा। ठीक है, मैं, तुषार, आज इस वाक्य का इंतजार कर रहा था। गंजा तुषार हंसा। चूंकि मिस गुप्ता ने प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत की है, तो चलो कुछ बड़ा करते हैं, तुषार ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। सुहानी, जो आयुषी के बगल में खड़ा था, ने आयुषी से फुसफुसाते हुए कहा, आयुषी, इन भूमिगत रेसर्स के साथ रेस मत करो। वे सभी हताश अपराधी हैं और किसी भी पेशेवर नियमों का पालन नहीं करते हैं। दुर्भाग्य से, आयुषी का जिद्दी स्वभाव पहले ही सामने आ चुका था और चाहे किसी ने भी उसे मनाने की कोशिश की, वह बेकार था। आयुषी ने आगे बढ़कर गंजे तुषार से पूछा, ठीक है, तुम किस पर दांव लगाना चाहते हो?